नमस्कार। आरएस राजस्थान इतिहास की सीरीज में पिछले सत्र के अंदर पिछले एपिसोड में हम लोगों ने 1857 का गदर पूरा देख लिया था। अब जो सीरीज आपकी चल रही है वो पीजेंट मूवमेंट्स की मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, कृषक आंदोलनों की। जब हम कृषक आंदोलनों की बात करते हैं तो इस बात को याद रखिएगा, किसानों का कभी भी किसी भी प्रकार का अनावश्यक अनैतिक टकराव सत्ता के साथ नहीं हुआ। किसान जानते थे कि हम भूमि का प्रयोग कर रहे हैं अन्न उत्पादित करने के लिए और उससे पूरी दुनिया का पेट भर रहे हैं, उसके बावजूद वो राज्य का हिस्सा जो उचित होता था उसको, जो भी उनकी हैसियत होती थी, जैसी उनकी परिस्थितियां होती थी, दे रहे थे। स्थितियां प्रतिकूल हो तो भाई अब जब अन्न का उत्पादन नहीं होगा तो व्यक्ति देगा कहां से। तो किसानों ने कभी भी टकराव की स्थिति नहीं अपनाई। उन्होंने कहा भाई राज्य ने हमें कुएं दिए, राज्य ने हमें नहरें खोद कर दी, तो उनको कर प्राप्त करने का अधिकार है, लेकिन जो जायज हो। टकराव कहां होता है? सत्ता लोलुप महत्वाकांक्षी नरेशों ठिकानेदारों जो किसानों के कंधों पर अपने अनावश्यक खर्चों का व्यय लाद दिया करते थे, अनावश्यक युद्धों का अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु। और ये टकराव कभी कभी बेहद हिंसक हो जाया करते थे, बेहद हिंसक। इनकी शुरुआत कभी भी किसानों द्वारा कर अदा न करने से नहीं हुई, अपितु सत्ता के द्वारा अनावश्यक करारोपण करने से, अनावश्यक करों का बोझ किसानों पर लाद देने से हुई है। और एक बड़ी बात, एक व्यक्ति की छवि को अनावश्यक राष्ट्र से बढ़कर, काल से बढ़कर, दिशा से बढ़कर बना दी गई। महात्मा बना दिया गया, उसको अहिंसा का पुजारी बना दिया गया। मुझे तो वास्तव में हंसी आती है, आप लोग कैसे देखते हो आप लोग जानो, और अभी सिद्ध कर रहा हूं। एक टूल के रूप में आपको सत्ता, ब्रिटिश सरकार आपको काम में ले रही है। अरे भोली वाली जनता तो खैर मैं क्या कहूं, उस जमाने में तो कोई पढ़ लिख कर आ गया तो वो तो माई बाप हो गया, ठीक है ना। आप सोचिएगा, जिसको कहते हैं गांधी का देश, गांधी अहिंसावादी थे। भाई ये मत भूलिएगा, गांधी का पदार्पण 1915 में हो रहा है इस राष्ट्र में। 1917 में जाकर आप एक तरह से राजनीतिक शुरुआत करते हैं स्थानीय तौर पर, और 20-21 में आप राष्ट्रीय स्तर पर आते हैं। भाई साहब, इससे लगभग 20-22 साल पहले ये राष्ट्र राजस्थान की पवित्र धरा से अहिंसा का स्वाद चख चुका था। जबकि आप जानते हो गांधीवादी आंदोलन कभी भी एक पक्षीय अहिंसावादी नहीं रहे। उनकी नीतियों ने जितनी हिंसा भड़काई, अब वो अलग विवेचना हो जाएगी। मोपला कांड से लेकर मैं कितनी बातें कर दूं। अब आप यदि अंधभक्त बनकर या चतुर्मुर्ग बनकर अपनी गर्दन को यदि जमीन में गड़ाए रखें और नहीं देखना चाहें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। वैसे भी साफ बात है भाई, सोए हुए व्यक्ति को तो आप जगा सकते हो, लेकिन जो सोने का ढोंग कर रहा है उसे कैसे जगाओगे? भारत का पहला, जब गांधी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, भारत का पहला अहिंसक राष्ट्रीय स्तर का जो आंदोलन था, क्या कांग्रेस को भी सम्मिलित करने का प्रयास किया गया। भले ही राष्ट्रीय स्तर पर तो मेरे द्वारा कहना गलत होगा, मेरा सिर्फ इसलिए कि क्योंकि कांग्रेस को अनुमोदित करने का प्रयास किया था प्रस्तावों को, लेकिन कांग्रेस ने अपना पल्ला झाड़ लिया था बिजोलिया किसान आंदोलन से। तो भारत का जो पहला किसान आंदोलन है, सर्वाधिक दीर्घ अवधि तक 44 वर्षों तक चलने वाला जो किसान आंदोलन है, उस पूरे 44 वर्ष के दौर में कभी किसानों के द्वारा एक कंकड़ सत्ता विरोध में नहीं उठाया गया। और इसीलिए भारत का पहला अहिंसात्मक आंदोलन भी है, जिसका पूरा श्रेय भूप सिंह गुर्जर अर्थात विजय सिंह पथिक को जाता है। तो मेरे हिसाब से भी इस राष्ट्र को जिसने अहिंसा का मार्ग प्रशस्त किया वो मोहनदास करमचंद गांधी नहीं था, वो विजय सिंह पथिक थे। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। और ये तथ्य पर आधारित है, आप फड़फड़ा सकते मेरी बातों को सुनकर। काटने का साहस तो है नहीं भाई, 7 बार जन्म लेना पड़ेगा, क्या करूं। भले ही
विजय सिंह पथिक और गांधी का काल लगभग टकराता है, लेकिन साधुराम सीताराम दास के नेतृत्व में तो बाबू 1897 से ही बिजोलिया किसान आंदोलन आरंभ हो गया था। पत्थर तो तब भी नहीं उठाए गए। सो आइएगा, मैं आज कृषक आंदोलनों की बात कर रहा हूँ। एक भूमिका मैंने आपके सामने बांधने का प्रयास किया। मैंने इसलिए बांधने का प्रयास किया, 1818 के दौर में जिन नरेशों ने अपनी एक प्रकार की निर्लज्जता, अकर्मण्यता का भौंडा प्रदर्शन करते हुए अपने तमाम प्राकृतिक संसाधन अंग्रेजों को सौंप दिए उनकी गोद में, अंग्रेज तो खुद मुख्तार हो गए, क्योंकि इस जमाने में अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार इवन आज भी किसान था। तो इन लोगों ने कई प्रकार के लेवी कर, कई प्रकार के अबवाब, कई प्रकार के टैक्सेस थोप दिए अंग्रेजों पर, किसानों पर। दुनिया के किसी भी हिस्से में अंग्रेज युद्ध लड़ते, वो युद्ध कर ठोक दिया था भारतीय किसानों पर। भारतीय किसान कहते हैं भाई हमारा क्या मतलब है, तुम मिस्र में लड़ रहे हो यार, उस महारानी से हमें क्या लेना देना। इन सब चीजों ने किसानों को उग्र तो किया, लेकिन हिंसक नहीं बनने दिया। इस बात को याद रखिएगा। इसी परिदृश्य में, इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आप लोगों को याद रखिएगा, ये आंदोलन आरंभ करने जा रहा हूं, जो है आपके सामने बिजोलिया किसान आंदोलन। याद रखना, बेहद महत्वपूर्ण किसान आंदोलन अब आपके सामने रखने जा रहा हूं। आधुनिक राजस्थान की सीरीज अपनी आरंभ हो चुकी है ना, तो 1818 की संधियां और 1857 का गदर राजस्थान के विशेष संदर्भ में काफी विस्तार से हम लोग देख चुके हैं। अब पहली बात तो बिजोलिया आता कहां पर है। वर्तमान तो जिला भीलवाड़ा, वर्तमान में तो जिला भीलवाड़ा, लेकिन रियासत की बात की जाए तो रियासत मेवाड़। और अवधि इस किसान आंदोलन की जो थी वो थी 1897 टू 1941, यानी कुल 44 वर्ष तक ये किसान आंदोलन चला है। समझिएगा इस बात को। थोड़ा सा परिचय मैं आप लोगों को देने से पहले इस आंदोलन की विशेषताओं पर जोर डाल दूं। बिकिया, बिजोलिया किसान आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं आपके सामने क्या आती हैं, इस बात को पहले आप लोग समझ लीजिएगा। संपूर्ण भारत का प्रथम किसान आंदोलन यही था। दूसरा, संपूर्ण भारत का सर्वाधिक दीर्घजीवी, 44 वर्ष की लंबी अवधि तक चलने वाला सर्वाधिक दीर्घजीवी, याद रखिएगा, किसान आंदोलन यही था, बिजोलिया किसान आंदोलन। संपूर्ण भारत का प्रथम अहिंसक सत्याग्रह यही था। बावजूद इसके कि इस आंदोलन से राजस्थान में उग्र क्रांति के जनक अर्जुनलाल सेठी भी जुड़े, विजय सिंह पथिक जो अपने जमाने के प्रबुद्ध एवं प्रख्यात क्रांतिकारी थे, उसके बावजूद कभी भी यहां पर कोई कंकड़ भी नहीं उठा। दूसरे प्रकार के रक्तपात की तो बात ही अलग है। जबकि गांधी के नेतृत्व वाले आंदोलनों में कितने लोग मारे गए, गांधी ने हमेशा एक पक्षीय बात करी थी कि हे भारतीयों, तुम हिंसा ना करो। और मुझे याद नहीं आ रहा पूरा वो पढ़ने के बाद कि कभी आप मुखालफत करते नजर आए बहुत बुरी तरह से अंग्रेजी शोषण की, या अमानवीय क्रूरतम
नृशंस हत्याकांडों की भी। एक लाइन कह दी, 2 लाइन कह दी, फिर आप गोद में जाकर बैठ गए, उससे कुछ नहीं होता। और ये बहुत बड़े तथ्य हैं भाई। मैं सिर्फ इसलिए गांधी को बार बार लेकर आ रहा हूं क्योंकि गांधी के विरोध के चलते ही राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन को समर्थन नहीं मिला था। भाई गांधी अंग्रेजों के बड़े प्यारे एक टूल थे, टूल किट, जिसको आजकल एक शब्दावली चल रही है। तभी तो अंग्रेजों ने प्रसन्न होकर केसर ए हिंद की उपाधि। बहरहाल फिर वो चर्चा से अलग दिशा में जाने वाली बातें हो जाती हैं। तो संपूर्ण भारत का प्रथम अहिंसक सत्याग्रह था। और दूसरी ओर यदि मैं बात करूं तो भारत का एकमात्र पंचबोर्ड किसान आंदोलन, भारत का एकमात्र पंचबोर्ड किसान आंदोलन भी हमें बिजोलिया किसान आंदोलन ही नजर आता है। यदि मैं इस बिजोलिया ठिकाने की कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात आपके सामने रखूं तो पहले आप इसको समझ लीजिएगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, असल में जो खानवा युद्ध लड़ा गया था 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर और मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह, वहां पर अशोक परमार कोई सरदार थे जिन्होंने राणा सांगा का साथ दिया था और अपने शौर्य से महाराणा संग्राम सिंह को प्रभावित किया। खानवा युद्ध की जो विभीषिका हार राणा सांगा को झेलनी पड़ी, उसके पश्चात भी राणा सांगा ने अपने जब होश हवास में रहे तो अशोक परमार को ऊपर माल की जागीर एक अनुदान के रूप में दे दी। क्योंकि मैं तो थोड़ा सा उसी एरिया से सटी हुए जिले से हूँ, कोटा से, तो भीलवाड़ा बहुत दूर नहीं है कोटा से, चित्तौड़ भीलवाड़ा पूरा इलाका पठारी है। क्योंकि भूमि यहाँ पे थोड़ी पठारी उठी हुई है, इसीलिए इस भीलवाड़ा वाले इस एरिया को, बिजोलिया को, ऊपर माल के नाम से भी जाना गया है। तो ये जागीर दे दी गई थी खानवा युद्ध के पश्चात किसको? एक प्रख्यात योद्धा अशोक परमार को। तो बिजोलिया ठिकाने का एक तरह से संस्थापक कौन क्षत्रिय हमें नजर आ रहा है? अशोक परमार, जिन्हें यह अनुदान के रूप में प्राप्त हुई थी महाराणा संग्राम सिंह से। लेकिन आगे जाकर इतनी महत्वपूर्ण भूमिका बिजोलिया ठिकाने ने मेवाड़ दरबार में निर्वहन किया, राजनीतिक निर्णयों के लेने के सलाहकार के तौर पर या सामरिक सहयोगी के तौर पर, कि आगे जाकर बिजोलिया ठिकाना मेवाड़ रियासत का, याद रखिएगा इस बात को, प्रथम श्रेणी के ठिकानों में इस बिजोलिया ठिकाने की भी गिनती की जाने लगी। ये इतना प्रभावी, इतना महत्वपूर्ण होता चला गया। जिस समय ये आंदोलन चला, मेवाड़ के 2 नरेश थे इस संपूर्ण अवधि में। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह और महाराणा फतेह सिंह और महाराणा भूपाल सिंह। फतेह सिंह जी का तो आप लोगों को मालूम होगा। भूपाल सिंह तो अंतिम नरेश थे, जिनके काल में 18 अप्रैल 1948 को एकीकरण के 3रे चरण में मेवाड़ को राजस्थान में विलय कर लिया गया था। और फतेह सिंह 1903 और 1911 के दिल्ली दरबार में नहीं गए थे,
1903 वाला किस्सा तो आपको मालूम होगा, जब उन्हें रोक दिया गया था केसरी सिंह बारट के द्वारा 13 सोल्टे सुनाकर। ये वो मेवाड़ महाराणा है। और जिस समय ये किसान आंदोलन चला उस समय बिजोलिया ठिकानेदार इस पूरी 44 वर्ष की अवधि में 3 आपके सामने हो रहे हैं। बिजोलिया ठिकानेदार, सबसे पहले ठाकुर कृष्ण सिंह। ठाकुर कृष्ण सिंह सब जिस समय ये आंदोलन आरंभ हुआ 1897 में, तो 94 से यहाँ पर थे। 1906 में आपकी मृत्यु होती है कृष्ण सिंह या किशन सिंह जी की, और 6 से लेकर 14 तक पृथ्वी सिंह रहते हैं, फिर कैसर सिंह आते हैं। तो ठाकुर कृष्ण सिंह 1894 टू 96, फिर आते हैं ठाकुर पृथ्वी सिंह 1906 टू 1914, और अंत में 3 नंबर पर आते हैं ठाकुर कैसर सिंह। ठाकुर कैसर सिंह जिनकी अवधि फिर चालू होती है 44 तक, यानी कि जब इस किसान आंदोलन का अंत किया जाता है। आई थिंक ये बातें आपको समझ में आ गई है। ठीक है, आप यहाँ से यहाँ तक का एक बार देख लीजिए, जो काम का आपको मैटर लगता है उसे आप उतार लीजिए, पेन डाउन कर लीजिए। राइट, मैं थोड़ा समय के लिए सेकंड्स के लिए स्क्रीन आउट होता हूँ आपके सामने। जिस समय ये आंदोलन हुआ उस समय समकालीन एजीजी राजस्थान का हॉलैंड था। राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी, याद रखिएगा। मिस्टर हॉलैंड था, और सेटलमेंट ऑफिसर मेवाड़ का, बंदोबस्त अधिकारी यानी कि जो भूमि का सर्वेक्षण लेखा जोखा रखता है, मिस्टर ट्रेंच, और मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था मिस्टर विल्किंसन। इन तमाम चीजों को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तो मेवाड़ पॉलिटिकल एजेंट है मिस्टर विल्किंसन, और मेवाड़ का याद रखिएगा बंदोबस्त अधिकारी है इस जमाने में मिस्टर ट्रेंच। जो 16 प्रमुख ठिकाने थे, प्रथम श्रेणी के ठिकाने मेवाड़ में, उनमें एक प्रमुख था बिजोलिया। यदि मैं बिजोलिया के सामाजिक ताने बाने की बात करूं तो प्रमुख जाति बिजोलिया ठिकाने में थी धाकड़, कुल आबादी का 60%। धाकड़ जिन्हें नागर भी कहते हैं, मालव भी कहते हैं, कुल आबादी का 60% यहां पर पाई गई है। दूसरी बड़ी बात कि इस संपूर्ण किसान आंदोलन में जो 44 वर्षीय जो किसान 44 वर्ष अवधि वाला जो किसान आंदोलन है, इसमें एक संदेशवाहक की एक संदेशवाहक की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसने किसानों के बीच में, किसान पंचायतों के बीच में, पंचबोर्ड किसान आंदोलन बोला है ना हमने इस किसान आंदोलन को। पंचबोर्ड किसान आंदोलन का आशय ही यही है, वो किसान आंदोलन जो किसान पंचायत के नेतृत्व में जिसका आयोजन हुआ। तो यहां का जो प्रमुख संदेशवाहक आपको नजर आता है, उसका नाम है, याद रखिएगा, तुलसी भील।
अब प्रश्न ये उठता है कि कारण क्या है। बिजोलिया किसान आंदोलन के, देखो मैंने पहले ही कहा, अत्यधिक करारोपण राज्य के द्वारा किसानों पर अनावश्यक और अत्यधिक करारोपण, ये तो खैर प्रमुख था। जागीरी सामंती शोषण की प्रमुख बात यही तो थी कि यदि आपने मोटर भी खरीदी, आपने अपनी बच्ची का ब्याह किया, खुद का ब्याह किया, उसका भी भाई दहेज इन्हीं से निकालो, किसानों से। मोटर लाग लगा दी, जूता खरीदा तो लीटर लाग, कुछ भी। तो ये जो मतलब एक्सेसिव जो टैक्सेशन था वो तो खैर कारण था ही से। लेकिन दूसरी बात यहां पर अफीम की घटती खेती, क्योंकि ये पूरा एरिया ओपियम एग्रीकल्चर एरिया रहा है, भी किसानों के मध्य असंतोष का कारण था। दूसरी बात ये रही कि प्रथम विश्व युद्ध जो चला, उन्नीस सौ 14 से लेकर 18 तक, तो प्रथम विश्व युद्ध का युद्ध भार अंग्रेज सरकार ने किसानों पर थोप दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा मामला था। आप सोचिएगा टैक्सेशन कितना ज्यादा था, संपूर्ण उत्पादन का 87% तो सिर्फ भूमि कर के रूप में निकल जाया करता था। इसके अलावा 84 अतिरिक्त भूमि कर के अलावा जो वसूले जाने वाले जो कर होते हैं एक्स्ट्रा, वो लाग बाग कहलाते थे राजस्थान में। 84 अतिरिक्त लाग बाग भी बिजोलिया किसानों पर जा थोपे ठिकानेदार ने, अंग्रेजों ने, महाराणाओं ने, इन्होंने। आप सोचिए क्या बचता होगा इन किसानों के पश्चात। तो एक तो विश्व युद्ध का युद्ध भार भी सौंप दिया, मतलब ये इनकी पूरी जिंदगी कर्जे में जाएगी। कुल मिलाकर बात ये है। अब इसके अलावा 2 कर ऐसे थोप दिए गए जो निश्चित तौर पर इन लोगों के लिए अपमानजनक थे। निश्चित तौर पर 2 टैक्स, एक तो था चौरी कर और एक था तलवार बंदाई। चौरी कर 1903 ईस्वी में ठाकुर, जो पहला ठाकुर था कृष्ण या किशन सिंह द्वारा लगा दिया गया। यद्यपि 1 साल बाद इसको उठाना पड़ गया था, वापस देना पड़ गया था 1904 में। 1906 में जब ठाकुर कृष्ण सिंह की मृत्यु और उसका पुत्र गद्दी पर आया, तब जनता पर यह सौंप दिया गया था ठाकुर पृथ्वी सिंह द्वारा। चौरी कर, देखो चौरी का मतलब क्या होता है? चौरी का मतलब होता है पुत्री। तो चौरी कर का मतलब यह था कि जब भी कोई किसान अपनी पुत्री का विवाह करता था, तो ठाकुर कृष्ण सिंह प्रति पुत्री विवाह करने पर किसान से 5 रुपया वसूला करता था। यानी कि यदि एक किसान के पास 3 बेटियां हैं तो उसको भैया 3 शादियों पर 15 रुपए तो देने पड़ेंगे ठाकुर कृष्ण सिंह को। चौरी माने पुत्री। तलवार बंदाई, तलवार बांधना यानी कि उत्तराधिकारी की निशानी, गद्दी निशानी। आपका क्राउन जो कोरोनेशन होता है, जो सेरेमनी होती है, जब पिता की मृत्यु होगी उसके बाद उसका बेटा गद्दी पर बैठ रहा है, तो उसको गिफ्ट वगैरह देने पड़ेंगे ऊपर राणा को। तो वो कई कई लाखों रुपए गिफ्ट नजराना पेश करेगा कि उससे से तो क्या कहना चाहिए, वैधता, आपकी सत्ता को कानूनी मान्यता राणा से मिल रही है। तो जो आपके कोष, राजकोष, ट्रेजर पर जो भार पड़ा, आज जब आप गद्दी पर बैठे, आपने महाराणा को जो टैक्स दिया या जो गिफ्ट दिए, उसकी वसूली के लिए आपने जनता पर, अपने किसानों पर जो टैक्स डाल दिया, तलवार बंधाई यानी कि नए ठिकानेदार की गद्दी नशीनी के अवसर पर किसानों से वसूला गया उत्तराधिकारी कर, वो तलवार बंधाई है जो जब पृथ्वी सिंह गद्दी पर बैठा
1906 में तब जनता से वसूला गया था। तो चौरी कर का मतलब क्या है? किसान द्वारा अपनी पुत्री के विवाह अवसर पर प्रति विवाह ठिकाने को अदा किए गए 5 रुपए प्रति विवाह। पुत्री माने चौरी, ये था चौरी कर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। पृथ्वी सिंह क्या है? मतलब पृथ्वी सिंह क्या, सॉरी, तलवार बंधाई क्या है? एक तरह का उत्तराधिकारी शुल्क। इसका स्वरूप आप कह सकते हैं चौरी कर तो विवाह कर हुआ और ये उत्तराधिकारी शुल्क हुआ। अर्थात नए ठिकानेदार की गद्दी नशीनी के अवसर पर, नए ठिकानेदार की गद्दी नशीनी के अवसर पर किसानों से, जनता से किसानों या जनता से वसूला गया याद रखना उत्तराधिकारी शुल्क, ये कहलाता था तलवार बंधाई। ये दो प्रमुख टैक्स थे, दो प्रमुख कर थे जिन्होंने इस संपूर्ण किसान आंदोलन को प्रभावित किया और तात्कालिक कारण दिया किसान असंतोष को रियासत और ठिकानेदार के सम्मुख व्यक्त करने का। 3 चरणों में ये किसान आंदोलन चला। पहले चरण में नेतृत्व तो साधु सीताराम दास द्वारा किया गया, बट उन्हें पता नहीं था कि कैसे एक सुनियोजित नीति के तहत किसानों की ऊर्जा को आंदोलन में लगाकर, आंदोलन में बदलकर आप अपनी मांगे मनवा सकते हैं। फिर विजय सिंह पथिक को बड़े नाटकीय ढंग से इस किसान आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया। लेकिन वो गांधीवादी नीति, क्योंकि जो उनके सहयोगी थे माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज, वो प्रमुख गांधीवादी नेता थे। तो एक क्रांतिकारी विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा, भैया आग और पानी है, और पानी भी क्या, बर्फ का गोला है। गांधीवादी विचारधारा तो ठंडी, बिल्कुल कूल एंड काम, आग लगे दुनिया पे, बन ही नहीं सकती, तो उन्हें निकलना पड़ा। फिर जब गांधीवादी नेतृत्व आ गया तो वो तो हमेशा से दिशाहीन रहा, विचारों की प्रयोगशाला रही। कुल मिलाकर इस किसान आंदोलन की शुरुआत जितना उत्साह के साथ हुई, उतनी ही ऊर्जाविहीन तरीके से जिन मांगों को लेकर की गई, उन्हीं मांगों को मानते हुए अंत हुआ। यानी कि कुछ मिला नहीं और नुकसान ही नुकसान। बताएंगे इस पूरी यात्रा में। जी हाँ, ये अवसर था 1897 में। एक चित्तौड़ में गांव था गिरधरपुरा। तो गिरधरपुरा में एक व्यक्ति के पिता के मृत्यु भोज के अवसर पर जब एक किसान इकट्ठा हुए, तो वहां ये निश्चय किया गया कि भाई बड़ी मार पड़ रही है टैक्स की, तो हमें उदयपुर जाकर मेवाड़ महाराणा से डील करनी चाहिए, क्योंकि महाराणा इतने खराब नहीं है, राजा हमारे इतने खराब नहीं है, हमारी मांग को वो समझेंगे, सुनेंगे और फैसला करेंगे। ये हकीकत भी थी, क्योंकि राणा और किसान के बीच में कई प्रकार की एक चेन होती थी, मीडिएटर्स की, ठिकानेदार, कई प्रकार के एक्सपेंसेस होते थे, तो राणा तक तो बातें पहुंचती नहीं थी। ये फैसला किया गया। बहरहाल आगे क्या हुआ, 3 चरणों में किस प्रकार से जो फैसला किया गया गिरधरपुरा गांव से, क्या किसान पहुंचे उदयपुर, महाराणा से मुलाकात हुई तो क्या निर्णय लिया गया, अगले सत्र में हम, अगले एपिसोड में हम इस बिजोलिया किसान आंदोलन की कहानी को यहीं से स्टार्ट करेंगे। यदि यहां दी गई जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट अवश्य करिए, सब्सक्राइब कीजिए
और इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।